नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का एक टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य कला, कई नामों से हम इसे जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसकी परिभाषा की अगर बात करें तो हम उसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिका वह संरचना है जिसमें जीव द्रव्य जो है वह जीव द्रव्य कला के द्वारा परिबद्ध होता है, या यूं कहें जिसमें प्रोटोप्लाज्म जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा परिबद्ध होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा परिबद्ध होता है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कोशिका का मुख्य भाग है। जब तक हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका में उपस्थित नहीं होगी उसे हम कोशिका की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसा कि वायरस में जीवद्रव्य और जीवद्रव्य कला दोनों ही उपस्थित नहीं है। सेल मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति की वजह से वायरस जो है हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर न तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है न ही साइटोप्लाज्म को घेरे हुए सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आज की हमारी कक्षा का मुख्य टॉपिक है, जिसे हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो डायग्राम लिए है, एक एनिमल सेल का लिया और दूसरा प्लांट सेल का लिया। चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के अंदर सेल मेम्ब्रेन आवश्यक रूप से पाई जाएगी। हालांकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली संरचना सेल वॉल जो है यह केवल पादपों में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन ही सबसे बाहरी परत होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर किसी प्रकार की कोई परत मौजूद नहीं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर सेल वॉल उपस्थित पाई जाती है। तो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं का मुख्य भाग होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसकी जीवद्रव्य की सबसे बाहरी परिधि का निर्माण करता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की परिभाषा करें तो जीव द्रव्य जो है या कोशिका द्रव्य जो है इसके सबसे बाहरी परिधि को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह पादपों में, जंतुओं में, एल्गी, फंजाई, जितने भी प्रकार के जीव है, वायरस को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाओं में यह आवश्यक रूप से उपस्थित पाई जाती है। और इसके अभाव में हम किसी भी संरचना को कोशिका की संज्ञा नहीं देते हैं। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन की उपस्थिति है। और इसी सेल मेम्ब्रेन के बाहर के अंदर जो है समस्त कोशिकाएं, जैसे न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, जो है वैक्यूल्स है, ये सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी जो है क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी भाग जो है यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि एक्चुअल में किसी भी सेल की बाउंड्री जो है उसे डिफाइन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी सेल की बाउंड्री, एक्चुअल में बाउंड्री होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो है यह लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ नेटवर्क होता है। यानी इसके संरचना के मुख्य भाग क्या होते हैं? लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन का नेटवर्क होता है। लिपिड और प्रोटीन को संयुक्त रूप से हम कहते हैं फोस्फोलिपिड कह देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फोस्फोलिपिड लेयर के रूप में होती है। तो फोस्फोलिपिड लेयर जो है इसके रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पादपों और जंतुओं दोनों के बाहर स्थित पाई जाती है। यह सेल के जो कंटेंट्स होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल जो है उसकी सेल कंटेंट एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल का बाहरी वातावरण, कोशिका के अंदर का वातावरण और कोशिका के बाहर का वातावरण, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा या बाउंड्री का निर्माण करती है। यानी कोशिका द्रव्य या कोई सेल ऑर्गेनेल जो है ये सेल का कंटेंट होता है, सेल का आंतरिक वातावरण होता है, और सेल का जो बाहरी वातावरण होता है, उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनाने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। यह सेल को इसके बाहरी वातावरण से सेपरेट करने का काम करती है। इससे, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, ये सेल का आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है। लेकिन एक पॉइंट बहुत कॉमन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही कोशिका के अंदर अन्य मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन जो है जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें अधिकांश सेल ऑर्गेनल की बाहरी बाउंड्री का निर्माण जो है इन मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है।
जिनकी संरचना करीब करीब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। तो आज की कक्षा में हम प्रमुख रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही अन्य मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि कोशिका में स्थित विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गन्स की बाउंड्री का निर्माण भी करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है यह कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मूवमेंट जो है उसे रेगुलेट करती है। यानी कोशिका से जो पदार्थों का एक्सचेंज होता है, कुछ पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन ही वह परत होती है जो कि यह डिसाइड करती है कि कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ प्रवेश करेंगे और कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा यह कोशिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये रिसीव किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं, उन सभी को फैसिलिटेट करने का काम करती है और ये जो है सुगमता प्रदान करने का काम करती है। तो उनके लिए एक माध्यम का यह कार्य करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है करीब 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर तक होती है। यानी ये कह सकते हैं 70 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी थिकनेस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यह इसकी स्ट्रक्चर जो है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है। समय समय पर जो है वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और अपने अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले और इस निष्कर्ष के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल प्रस्तुत किए। मॉडल इसलिए क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। तो इस जटिलता को समझाने के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके द्वारा अत्यधिक कार्य किए जाते हैं और इन सभी कार्यों को समझाने के लिए यानी दो प्रकार हो गए हमारे पास कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जटिलता को समझाने के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अध्ययन किया गया है और इन अध्ययन के आधार पर उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक मॉडल की बात करते हैं। बहुत मॉडल दिए गए हैं, यहाँ पर हम कुछ ही मॉडल का अध्ययन करेंगे। एक प्रमुख मॉडल है जिसे कहते हैं सैंडविच मॉडल। इस सैंडविच मॉडल को हम बायो मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं और इसे प्रतिपादित किया था डेनियली एंड डेवसन ने 1935 में। डेनियली एंड डेवसन के मॉडल के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है सैंडविच की भांति होती है। सैंडविच हम सभी समझते हैं कि सैंडविच में दो ब्रेड होती है, दो ब्रेड के बीच में कोई पदार्थ जो है ये बीच में रखे हुए होते हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैंडविच बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी सैंडविच की भांति। डेनियली एंड डेवसन ने बताया कि यहाँ पर प्रोटीन जो है यह सैंडविच के अंदर ब्रेड की भांति स्थित होते हैं, जो कि बाहर भी स्थित होते हैं और अंदर भी स्थित होते हैं। तो दो प्रोटीन की लेयर्स होती है और प्रोटीन की इन दोनों लेयर के बीच में उपस्थित होते हैं फोस्फोलिपिड। ये आपकी प्रोटीन की लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर है, इसके बीच में उपस्थित होती है फोस्फोलिपिड की लेयर। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है यह त्रिपर्तीय, 3 परतों की जो संरचना बनती है, बाहर प्रोटीन, भीतर भी प्रोटीन और बीच में जो है सैंडविच की भांति यहाँ पर लिपिड उपस्थित होता है। तो प्रोटीन की 2 लेयर के बीच में लिपिड की लेयर उपस्थित होती है। तो इस प्रकार का मॉडल कहलाता है सैंडविच मॉडल कहलाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने लायक है कि प्रोटीन की जो परत होती है यह हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यह है पानी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी जल के प्रति बंधुता दर्शाती है, जल रागी परत होती है। तो यानी सेल मेम्ब्रेन की दोनों आउटर लेयर होती हैं, दोनों आउटर लेयर प्रोटीन की बनी होती हैं और दोनों ही क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, जल के अणुओं के प्रति बंधुता दर्शाने का काम करती है। जबकि इन दोनों परतों के बीच में जो लिपिड लेयर होती है, लिपिड यानी जो फैट की लेयर होती है, वसा की जो परत होती है, यह परत हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का तात्पर्य ये होता है कि यह जल से प्रतिकर्षित होती है, जल से दूर जाती है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य सैंडविच मॉडल में 2 हाइड्रोफिलिक लेयर के बीच में एक हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। और जबकि हाइड्रोफिलिक लेयर इसलिए यहाँ पर क्योंकि सेल के बाहर भी जलीय माध्यम स्थित होता है और सेल के अंदर भी जलीय माध्यम स्थित होता है। ये सेल का अंदर साइटोप्लाज्म वाला है, ये कोशिका का बाहरी वातावरण है। तो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर भी जल उपस्थित होता है। तो साइटोप्लाज्म के पास सेल मेम्ब्रेन की हाइड्रोफिलिक लेयर होती है। इसी प्रकार कोशिका के बाहर जो है वातावरण होता है, उसमें भी पानी उपस्थित होता है, तो उसके पास प्रोटीन की बनी हुई हाइड्रोफिलिक लेयर उपस्थित होती है।
तो सेल मेम्ब्रेन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि हाइड्रोफिलिक लेयर जो है ये पानी की तरफ स्थित होती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में हाइड्रोफोबिक लेयर होती है जो कि पानी से प्रतिकर्षित। ये था 3 परत वाला मॉडल, ट्राई लेमिलर मॉडल इसे बोलते हैं, जो कि डेनिली एंड डेविसन ने प्रस्तुत किया था और इसकी संरचना सैंडविच के समान। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है और 1955 में इन्होंने किया था। यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये सैंडविच मॉडल के आधार पर ही रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। रॉबर्टसन ने देखा कि सैंडविच मॉडल के आधार पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दी गई है, विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल जो है उनकी स्ट्रक्चर भी करीब करीब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की भांति ही होती है और ये सारी मेम्ब्रेन जो है आपस में जुड़कर एक नेटवर्क का निर्माण करती है। जितनी भी सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स के बाहर स्थित मेम्ब्रेन, और उन सभी के स्ट्रक्चर जो है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, यानी यह स्ट्रक्चर जो है करीब करीब एक दूसरे के समान होती है और आपस में जुड़ी होती है। और इस मॉडल को उन्होंने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला सिद्धांत, यानी पादप कोशिका या जंतु कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सभी प्रकार की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है यह करीब करीब समान होती है, एक दूसरे के सिमिलर होती है। अगला मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे कहते हैं हम फ्लड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लड का मतलब तरल, मोज़ेक सिद्धांत, तरल मोज़ेक सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1955 में। मोज़ेक का मतलब ये होता है कि किसी एक पैटर्न के अंदर जो है दूसरा पैटर्न जब शामिल होता है तो उसे मोज़ेक कहते हैं। जैसे कि गाय जो होती है, गाय जो है सफेद रंग की गाय है, तो इस सफेद रंग की गाय के ऊपर जो है धब्बे से होते हैं, रेड कलर के या ब्राउन कलर के जो धब्बे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में मोज़ेक पैटर्न बनाता है। यानी किसी यूनिफॉर्म जो है के ऊपर, यूनिफॉर्म कलर के ऊपर दूसरे कलर के जो धब्बे बनते हैं उसे हम बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। तो गाय जो है, गाय सफेद रंग की गाय के ऊपर जो भूरे रंग के या लाल रंग के जो धब्बे दिखाई देते हैं ये मोज़ेक पैटर्न का निर्माण करते हैं, जिसे हम हिंदी में चितकबरा बोल देते हैं। तो इन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक्चुअल में जो है यह तरल होती है। तरल इसलिए क्योंकि यह लिपिड की बनी होती है, लिपिड की 2 परतों से मिलकर बनी होती है। ये लिपिड की एक परत है और ये लिपिड की 2 परत है। तो लिपिड की 2 परतें मिलकर जो है फोस्फोलिपिड लेयर का निर्माण करती है। तो लिपिड की 2 परतें जो है ये तरल के रूप में होती है, लिपिड तरल के रूप में होता है। इसमें मोज़ेक के रूप में स्थित होता है प्रोटीन। तो लिपिड जो है एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाता है, जो कि तरल भाग होता है। इस तरल भाग को सॉलिड नेचर प्रदान करने के लिए, इसे ठोस रूप प्रदान करने के लिए इसके अंदर उपस्थित होते हैं प्रोटीन। तो तरल भाग लिपिड के द्वारा, मोज़ेक भाग बनता है प्रोटीन के द्वारा। तो प्रोटीन और लिपिड जो है इस प्रकार की व्यवस्था जो है इसे कहते हैं हम फ्लड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। यहाँ पर आप मेम्ब्रेन देख सकते हो, ये कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाओं के चारों ओर ये भित्ति जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर उपस्थित प्रोटीन जो है 2 प्रकार के हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन ये केवल परिधि पर पाए जाते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर स्थित होते हैं, जो कि पूरी मेम्ब्रेन के आर पार स्थित होते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है पूरी मेम्ब्रेन के आर पार स्थित होते हैं, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन जो है इसकी परिधि पर ही स्थित होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके मुख्य भाग 2 होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। और 2 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कुछ संरचनाएं और भी है जिनकी चर्चा हम अन्य अगली कक्षा में करेंगे। मेम्ब्रेन जो है इसे अगली कक्षा में पूरा करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो ये था आपका सिंगर और निकलसन का जो सर्वमान्य सिद्धांत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, और इसी सिद्धांत के द्वारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को और इसके द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को समझाया जा सकता है। अगली क्लास में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को।